मैं हूं इमरान खान। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ये अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ सके, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत था वो हमने इससे पहले पढ़ा था, उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी ये जाके और अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था उसने थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत था, जो प्लम कोडिंग मॉडल था, उसको असफल कर दिया था। किस तरीके से असफल किया था इन्होंने प्रयोग करके बताया था। क्या बताया था इन्होंने, देखिए रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण जो कि धनावेशित थे, जो कि हीलियम के परमाणु थे, धनावेशित। देखिए फिर से समझिए, धनावेशित हीलियम के परमाणुओं का सोने की पतली पन्नी पर अटैक कराया था रदरफोर्ड ने, और ये देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो पन्नी के आर पार निकल गए थे। थॉमसन ने बताया था कि धनावेश जो है सभी जगह फैला होता है। धनावेश जो है वो सभी जगह फैला होता है। तो रदरफोर्ड ने इसको असफल कर दिया और अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो इस तरीके से था कि हीलियम के अल्फा कणों की सोने की पतली पन्नी पर अटैक करा। अधिकांश अल्फा कण जो थे पन्नी के आर पार निकल गए थे और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो बिल्कुल बीचों बीच से टकराया था वो वापस लौट गया। देखिए फिर से समझिए, जो बिल्कुल बीचों बीच से टकराया था तो वो वापस लौट गया। इसका कारण क्या था? मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे पन्नी के आर पार निकल गए थे और जो बिल्कुल बीचों बीच टकराया था वो वापस आ गया। ये बात हम सभी जानते हैं कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर धनावेश होना चाहिए। रदरफोर्ड ने सोचा कि निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होना चाहिए, धनावेश होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे वो पन्नी के आर पार निकल गए थे और जो बिल्कुल बीचों बीच से टकराया था वो वापस लौट गया। देखिए फिर से समझिए, हीलियम के जो अल्फा कण थे वो धनावेशित थे, तो धनावेश से टकराएगा तो वो वापस हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। धनावेश से टकराएगा तो रिपल्सन हो जाएगा। अधिकांश जो पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम पार्टिकल्स आर पार हो गए थे। इसका मतलब ये है कि अधिकांश जो भाग होता है परमाणु का खोखला होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है सभी जगह फैला हुआ नहीं रहता है, जो कि थॉमसन ने बताया था। सभी जगह फैला हुआ नहीं होता है, वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। अगर सभी जगह फैला हुआ होता तो बहुत सारे पार्टिकल्स का रिपल्सन होता, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे वो पन्नी के आर पार निकल गए थे। मैक्सिमम पार्टिकल्स पन्नी के आर पार निकल गए थे। मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे पन्नी के आर पार निकल गए थे और जो पॉजिटिव जो चार्ज था वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इसलिए लगभग 20,000 में से एक जो अल्फा कण था, एक जो अल्फा पार्टिकल्स था वो वापस लौट गया। इसका मतलब जो है पॉजिटिव चार्ज ओनली कहां होता है, बीच में होता है परमाणु में। कहां होता है, बीच में। इस प्रयोग को हम दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हैं इस तरीके से। ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल किए, सोने की पतली पन्नी थी, आर पार निकल गए और जो बिल्कुल बीचों बीच से टकराया था वो वापस लौट गया। देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे इन पर पॉजिटिव चार्ज है और बीच में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बीच में भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो वापस लौट जाएगा। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, हीलियम के जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जहां जहां टकराएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है उन पर, और जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से रिपल्सन होगा। तो परमाणु में रिपल्सन कहां से होता है, ओनली बीच में से होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, ओनली बीच में होता है। ये बताया था किसने, रदरफोर्ड ने, जो कि थॉमसन ने बताया था कि परमाणु में
धनावेश सभी जगह होता है, लेकिन धनावेश सभी जगह नहीं होता है, वो बिल्कुल बीच में होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कहां से लौटता है, बीच में से लौटता है। क्यों लौटता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पर भी, अल्फा कणों पर भी कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। इसलिए जहां जहां प्लस चार्ज होगा वहां वहां वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड के जो प्रयोग है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है रदरफोर्ड का प्रयोग, कि उसने क्या किया था। रदरफोर्ड ने क्या कि रदरफोर्ड ने स्रोत जो था वहां से अल्फा कणों को छोड़ा, ठीक है। रदरफोर्ड ने स्रोत से प्राप्त अल्फा कण जो थे, देखिए प्लस चार्ज था, अल्फा कण किसके हैं? हीलियम के हैं, जिन पर धनावेश है। अल्फा पार्टिकल्स को पीवी यानी कि कांच की थी, लेड की पट्टिका थी, ये लेड की पट्टिका इसलिए लगाई गई थी ताकि अल्फा कण एक सीधी रेखा में जा सकें, सीधी रेखा में गमन कर सकें, ठीक है। छिद्रित प्लेट से गुजारा, इनके मार्ग में सोने की पतली पन्नी रखी गई। ये रही गोल्ड फॉइल है, सोने की पतली पन्नी है, एक परमाणु जितनी पतली पन्नी थी सोने की पतली पन्नी रख दी जाती है। तो अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकरा करके इसके पीछे ये जो प्लेट लगा रखी है, ये जिंक सल्फाइड की चमकीली परत है। अल्फा कणों के सोने की पतली पन्नी से टकराकर पीछे रखे प्रतिदीप्ति पदार्थ है, चमकीला पदार्थ है, पदार्थ पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। जैसे ही अल्फा कणों को अटैक करा जाता है वो जिंक सल्फाइड की चमकीली परत पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, ठीक है। ये इनका प्रयोग था। अल्फा कणों को जिंक सल्फाइड की पतली पन्नी पर जो था वो प्रकीर्णित किया गया था। इसके बाद रदरफोर्ड का प्रेक्षण है कि उन्होंने क्या देखा, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या देखा, वो इनका प्रेक्षण है। तो इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे वो पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, सोने की पतली पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, और लगभग जो 20,000 में से एक जो अल्फा कण था वो वापस लौट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पार्टिकल्स अगर अक्रॉस द गोल्ड फॉइल हो गए, अगर उसके आर पार हो गए सोने की पतली पन्नी के, तो अधिकांश जो भाग है उसका खोखला होता है, ठीक है। अधिकांश जो अल्फा कण है वो बिना विचलित हुए पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो बिल्कुल बीचों बीच से टकराता है वो पुनः लौट जाता है। देखिए वो पुनः लौट जाता है, सोने की पतली पन्नी से टकराएगा तो पुनः लौट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है? धनावेश है, और अल्फा पार्टिकल्स पर भी कौन सा चार्ज है? धनावेश है। तो सेम चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल से टकराता है तो पुनः वापस लौट जाता है। इसके निष्कर्ष है इसके बाद कि क्या-क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं परमाणु में, इसके प्रयोग से क्या-क्या निष्कर्ष हमको प्राप्त होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग, मैक्सिमम जो पार्ट है उसका एम्प्टी यानी खोखला होता है, बिल्कुल खाली होता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स अक्रॉस द गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की पतली पन्नी के आर पार निकल गए थे। तो यहाँ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। परमाणु के बीच में धनावेश होता है, क्योंकि जो बीच से टकराएगा, बीचों बीच जो टकराया था अल्फा पार्टिकल्स वो वापस आ गया। देखिए फिर समझिए, जो बीचों बीच से टकराया था अल्फा कण जो बीचों बीच से टकराया था वो वापस आ गया। इसका मतलब जो धनावेश है वो बीच में होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में धनावेश है, और जो बिल्कुल बीचों नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उस पर भी धनावेश है, तो रिपल्सन होगा, तो वापस लौट जाएगा, ठीक है। परमाणु के बीच में धनावेश होता है जिससे नाभिक कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहा गया, रदरफोर्ड ने उसको नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। नाभिक के पास से गुजरने वाले अल्फा कण जो नाभिक के बिल्कुल पास से गुजरे थे, क्योंकि इन पर प्लस चार्ज है, तो जैसे ही प्लस चार्ज के पास से होकर जाएंगे तो इनमें रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, ठीक है, और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही वो न्यूक्लियस से पास से गुजरेगा तो वो जो है मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा, ठीक है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये यहाँ का रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन है, परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है यानी मास जो होता है वो नाभिक में सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी केंद्रित होता है। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान यानी मास जो होता है, एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी केंद्रित होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
पॉइंट है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। देखिए फिर से समझिए, जैसा मैं कहूं कि मेरा सारा जो द्रव्यमान है, मास जो है इस पेन में केंद्रित है। मान लीजिए इस पेन ये जो पेन है मेरा हाथ में, इसमें केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। तो मैं कहूंगा कि जो मेरा जो मास है, मेरा जो द्रव्यमान है, तो इसके जो इक्वल हो जाएगा इसका द्रव्यमान। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए लास्ट जो पॉइंट था हमने पढ़ा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, यानी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किसके द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर। जैसे फिर से समझिए, जैसे मेरा जो द्रव्यमान है इस पेन में सेंट्रलाइज्ड है, तो मेरा जो द्रव्यमान है इस पेन के द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान बराबर किसका द्रव्यमान होता है? नाभिक का द्रव्यमान। देखिए फिर से समझिए, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर हो गया? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर किसका द्रव्यमान हो गया? नाभिक का द्रव्यमान। ये बात हम जानते हैं कि नाभिक में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमने इससे पहले वाला जो वीडियो हमने देखा था, तो उसमें हमने बताया था कि नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है नाभिक। नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, वापस से समझिए, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? नाभिक में। तो परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और नाभिक में दो चीजें होती हैं, ये हमने पहले बता चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब हमको यहाँ पर समझना है कि मान लीजिए कोई परमाणु है X, द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन को P से जो है दर्शाया जाता है, न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है, और द्रव्यमान को A से दर्शाया जाता है, एटॉमिक मास को। ठीक है, यहां लिखेंगे हम ये A जो है वो परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है, A जो है एटॉमिक मास को, P जो है प्रोटॉन को दर्शाता है, और N जो है वो न्यूट्रॉन को। यानी कि A बराबर क्या हो गया? P प्लस N। ठीक है, तो ये कोई परमाणु है, इसको X से दर्शा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये कोई परमाणु है X। ध्यान समझिए, यहाँ पर जो Z होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान समझिए, ये कोई परमाणु है X, जैसे नाइट्रोजन का भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन का हो सकता है, कोई भी परमाणु हो सकता है, ये XYZ। ये कोई परमाणु है X। ये जो Z जो नीचे लिखा होता है साइड में, ये नीचे जो लिखा होता है Z, ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है Z। ठीक है, और A जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉनों के इक्वल होता है। ध्यान से समझिए, Z जो होता है किसके इक्वल होता है? प्रोटॉनों के इक्वल होता है, बिल्कुल भी प्रोटॉनों के बराबर होता है। Z किसके बराबर? जैसे मैं कहूं ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी कि Z जो था वो 8 है, 8 जो है, Z इसका 8 है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। यानी कि फिर से समझिए, जो Z होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों के बराबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कार्बन जो होता है उसका जो Z होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है उसका 6 होता है। ठीक है, तो Z इसका कितना है? 6 है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें? 6 होगी। ठीक है, एक बात और खास बात और है, जो Z की जो वैल्यू है, Z जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी और वृद्धि यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग केवल किसमें होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होती है वैल्यू जो चेंज होती है।
जेड की वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि प्रोटॉनों की वैल्यू चेंज नहीं होती है बिल्कुल भी, वो जेड के बराबर होता है। फिर से समझिए, जेड किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों के बराबर। किसके बराबर? प्रोटॉनों के। यानी कि जैसे हमने देखा ऑक्सीजन में जेड का मान कितना है? 8 है, तो प्रोटॉन में कितने होंगे? इसमें 8 होंगे। केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी और वृद्धि हो सकती है, प्रोटॉनों की संख्या में कभी भी कमी वृद्धि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां हमने देखा Z बराबर होता है P। और अगर मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तो ऐसा जो परमाणु होगा वो उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? अगर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा था और इलेक्ट्रॉन जो है अगर बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा उस परमाणु पर, ठीक है। फिर से हम वापस से आते हैं यहाँ पर, हमने देखा परमाणु का जो संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर नाभिक में हमने देखा 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो A बराबर हो गया P + N, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं प्रोटॉन P बराबर, अगर P को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? A - N, ठीक है। और अगर मैं न्यूट्रॉनों को लेके आता हूं इधर तो क्या हो जाएगा? A - P, ठीक है। यानी कि परमाणु का संपूर्ण संगठन यहां से जो है हम देख सकते हैं इस सूत्र से, A बराबर होता है P + N। अगर P को आप जो है एक्सचेंज करोगे तो A - N और N बराबर निकालेंगे A - P। यानी कि आप द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, न्यूट्रॉनों की संख्या भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये कोई परमाणु है X, ये जो Z होता है और जो ऊपर की साइड में होता है जो A जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, Z जो होता है वो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, और Z की जो वैल्यू होती है ऑलवेज जो है Z की वैल्यू प्रोटॉनों के इक्वल होती है, ठीक है। ऑलवेज Z की वैल्यू किसके इक्वल होती है? प्रोटॉनों के इक्वल होती है। अगर प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो ऐसा जो परमाणु होगा, ऐसा जो एटम होगा वो उदासीन होगा, बिल्कुल भी उदासीन होगा, उस पर कोई भी चार्ज। ये बात याद रखनी है कि Z जो होता है वो हमेशा P यानी कि प्रोटॉनों के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉनों में कमी और वृद्धि यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकती है, प्रोटॉनों में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की जो Z की जो वैल्यू होती है 7 होती है, इसका जो एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है, 14 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे Z कितना है, यहाँ पर 7 है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है अभी, Z जो होता है वो कितना है, इसका 7 है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 7 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 7 होंगे। तो 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7 होंगे, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7 होंगे। यहाँ पर A कितना दिया गया हमको? 14 दिया गया है। A कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी है हमको तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं हम A - P से। तो यहाँ पर A जो दिया गया है हमको कितना दिया गया है? 14 दे रखा है, देखिए A हमको। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी तो A - P, जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमको तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A - P। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर नाइट्रोजन में निकालनी है हमको तो A कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। और प्रोटॉन जो है हमारे कितने हैं? 7 है, क्योंकि प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? हमेशा Z के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है यहाँ पर निकाल सकते हैं हम 7। न्यूट्रॉनों की संख्या में निकाल लिया, प्रोटॉनों की संख्या हमको Z के इक्वल होती है, वो हमको दिया हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है अभी, और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 14। एटॉमिक मास कितना है?